हेलो। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। राम राम। अपना जो है प्रायद्वीपीय भारत के अंदर अपन पठार और पहाड़ियाँ पढ़ रहे थे, और जिसके अंदर हमारा पठार कंप्लीट हो चुका था और अब जो चल रहा है वो क्या चल रही हैं, पहाड़ियाँ। पहाड़ियों के अंदर तमाम पहाड़ियाँ हम बात कर चुके थे, और पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री हमारा चल रहा था, राइट। और सह्याद्री के अंदर हम उत्तरी सह्याद्री पढ़ चुके थे, और मध्य सह्याद्री हमारा हेडिंग में चल रहा था, यानी मध्य सह्याद्री को जो है हमें थोड़ा समझ करके और उसको लिखना है, राइट। यानी कि हमने सह्याद्री को हम पढ़ रहे हैं, सह्याद्री बोल दे या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, पश्चिमी घाट। इस बात को आप समझ गए थे। और पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री को हमने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। एक ऊपर की तरफ था तो नाम था, बोलो, उत्तरी सह्याद्री। फिर क्या नाम था, मध्य सह्याद्री। फिर क्या था, दक्षिणी सह्याद्री, राइट। अगर हम उत्तरी सह्याद्री की चर्चा करें तो उत्तरी सह्याद्री जो है वो कौन सी नदी घाटी से, तापी नदी घाटी से, और कितने डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश तक है। अगर बात करें कि भाई इसका फैलाव जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो तापी नदी घाटी से 16 डिग्री अक्षांश तक। और किस किस राज्यों में पड़ती है, तो भाई गुजरात में थोड़ी सी, यानी कि इसका हम बोलेंगे आंशिक। क्या उत्तरी सह्याद्री या सह्याद्री जो है वो गुजरात में है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल है। लिखवाया भी था मैंने कि आंशिक रूप से फैली हुई है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर किस में है, महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र का जो आंसर होगा तो इसका मतलब ये क्या बोलेंगे, मुख्यतः, ओके। उसके बाद में इसका जो पार्ट है वो किस में पड़ता है, गोवा, ठीक है ना, यस। गोवा में भी ये थोड़ी सी किसके रूप में पड़ती है, आंशिक, क्योंकि गोवा से ही शुरू हो जाती है यहाँ पर दूसरी, यानी गोवा के अंदर मध्य सह्याद्री का भी पार्ट पड़ता है, ओके। जो हम उत्तरी सह्याद्री की बात किए थे तो इसमें इसकी सबसे ऊंची पीक, यानी कि इसके अंदर 3 चोटियाँ थी। कितनी चोटियाँ थी, 3, ओके, यस। हमने 3 पीक की बात की थी। सबसे ऊंची चोटी, वेरी गुड, कालसूबाई चोटी। इसकी हाइट भी लिखवाई थी 1600। फिर उसके बाद में सलेहर, ये कितने नंबर की है, 2nd नंबर। फिर उसके बाद में महाबलेश्वर, ओके। ये तीनों की तीनों ही किसके अंदर पड़ती हैं, महाराष्ट्र में, ठीक है ना, यस। तीनों ही महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखना कि ये तीनों की तीनों जो है वो किस में पड़ती है, महाराष्ट्र में। 3 चोटियाँ है, नंबर 1 कालसूबाई, नंबर 2 सलेहर, और नंबर 3 महाबलेश्वर। इसके अलावा यहाँ पर हमने चर्चा की, वो ये भी बताई कि कालसूबाई जो चोटी है उससे एक नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम है गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम। महाबलेश्वर से एक नदी का उद्गम होता है, कृष्णा नदी का क्या होता है, उद्गम। कोई दिक्कत, एक नहीं, इसके अंदर 2 दर्रे बताए। कितने दर्रे बताए थे, 2, ठीक है ना, यस। 1 दर्रा, 2 दर्रा, ठीक है, यस। इसमें से एक दर्रा जिसका नाम है थाल घाट, क्या नाम है, थाल घाट। जिसमें से एक दर्रा जिसका नाम है, बोलो, भोर घाट। थाल घाट की अगर चर्चा करें तो थाल घाट जो है उससे NH कितना गुजरता है, 3, और जो मुंबई से, वेरी गुड, नासिक को जोड़ता है, ठीक है। और नासिक के वहीं से एक नदी भी गुजरती है भाई साहब, उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है, वो ऐसे गुजरती है गोदावरी नदी, तो बीच में यहाँ पर नासिक पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर मुंबई है
और मुंबई से इधर से जाएंगे तो पहला थाल घाट है और दूसरा कौन सा है, भोरघाट, और भोरघाट जाकर के किसको जोड़ेगा, पुणे, पुणे महाराष्ट्र। ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है नासिक, पानी की कमी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। लेकिन एक बात और, हमारे यहाँ पर एक मेला प्रसिद्ध है, उस मेले का नाम है कुंभ का मेला। किसका मेला? हमारे भारत के अंदर कुंभ के मेले होते हैं टोटल 4। कितने होते हैं? 4। ओके, यस। नंबर 1 हम अगर बात करें तो सबसे पहले हरिद्वार। कौन सा होता है? हरिद्वार। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, ठीक है, वहां पर। दूसरा होता है प्रयागराज। कहाँ होता है? प्रयागराज। यमुना और गंगा दोनों के संगम पर। फिर होता है नंबर 3 उज्जैन। कहाँ होता है? उज्जैन। और उज्जैन जो पड़ता है वो पड़ता है साहब कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, जहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर भी है। और क्षिप्रा नदी, कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। क्लियर? यस। तो यानी कि गंगा, यमुना, क्षिप्रा, और उसके बाद में एक नदी आती है गोदावरी, और गोदावरी नदी के किनारे एक शहर जिसका नाम क्या है? नासिक। अरे क्या नाम है? नासिक। तो यहाँ पर भी चौथा जो है कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका आयोजन हर 4 साल, कितने साल? 4 साल के अंतराल में होता है। ओके, यस। तो लगातार जो है जो ये चलता है हर 4 साल में। तो अब जो आने वाला ये तीसरा साल, अब चौथा साल जो आने वाला वो 2025 का है। इससे पहले 3 साल पहले आयोजन किया गया था कुंभ के मेले का। तो अब जो आयोजन होगा 2025 में, तो वो आयोजन होगा साहब कहाँ पर? प्रयागराज। कहाँ पर होगा? प्रयागराज। पहले इसका नाम था इलाहाबाद, अब प्रयागराज इसका नाम नया कर दिया गया। तो प्रयागराज के अंदर है, तो प्रयागराज में जो है कुंभ के मेले का आयोजन, इसकी तैयारियां बड़ी जोर शोर पर चल रही। ओके, तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर साधु संतों की काफ़ी सारी मंडली, काफ़ी सारी पीठ और काफ़ी सारी हमारे यहाँ पर संप्रदाय होने के कारण यहाँ पर अलग अलग अखाड़े होते हैं। साधुओं का एक पूरा ग्रुप, उस ग्रुप के ऊपर अलग अलग जो है मंडल, मंडल के ऊपर महामंडलेश्वर, और वो पूरा का पूरा एक अखाड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? अखाड़ा। और वो प्रत्येक अखाड़े का एक अलग अलग दिन होता है, जिस दिन सारे साधु मिलकर के और जो है क्या लगाते हैं? पानी में डुबकी लगाते हैं। ओके, या जिसको साधु बनना होता है, जिस भी अखाड़े में जाना होता है, मान लीजिए कोई भी आदमी जो दुखी आदमी, ठीक है, शादीशुदा, तो फिर वहाँ पहुँच जाता है। क्लियर? और वो जो कुंभ के मेले में साधु बन जाता है। इसलिए तो कलेश वलेश नहीं करना चाहिए, पता चले कि अगला साधु बन जाए। तो भोरघाट, भोरघाट भी जो है उससे क्या गुजरता? NH04, और ये भी कहाँ से जोड़ता है? बहुत बढ़िया, मुंबई से पुणे। यहाँ तक हमने पूरी बात कर ली थी क्या? यस। अभी साधु वाली बात बता रहा था। कई लड़कियों के दिमाग में ये भी चल रहा है कि सब साधु बनते हैं, क्या साध्वी नहीं बनती? क्या बिल्कुल बनती। अरे क्या बनती हैं? साध्वी बनती। और कई साधु मंडल के अंदर जब उनको मैन बनाया जाता है, तो कई बार उनकी कई बातों से, कई बार कई चीज़ों से उनको वहाँ पद से भी हटा दिया जाता है, उनको जो है पदच्युत कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है उनको। जैसे हमारी यहाँ पर नागौर के अंदर एक बहुत बड़ी उन्होंने गौशाला कर रखी है, और कई बार उनके वीडियो वायरल भी देखे होंगे। थे बॉस को स्वभाव जानो को नहीं, धक्को देर बाहर काट। अरे जिसका डायलॉग देखा क्या आपने? यहाँ उनका नाम है कुशाल गिरी जी महाराज। तो वो भी क्या हुआ कि एक मंडल के अंदर उनको मैं वो बना रखा था, और उनके स्वभाव की वजह से उनको जो है वहाँ से पद से हटा दिया। बोल मेरे को पद से हटा दिया? उन्होंने खुद का ही एक नया अखाड़ा बना डाला, और उसके मैन अध्यक्ष खुद ही बन गए। बोल अब मैं देखता हूँ मैं नहीं बनाया और मेरे को ही कौन हटाता है? नहीं समझा मेरी बात? यस। लेकिन नागौर में भाई साहब उन्होंने एक सबसे बड़ी बेहतरीन विश्व स्तर की उन्होंने जो है एक गौ चिकित्सालय खोल रखा, एक बहुत बड़ा आवारा पशुओं के लिए, गायों के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल। किसी भी जानवर, जब जानवर बीमार होता है तो जानवर और इंसान दोनों के सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग चीज़ें होती है। जानवर देखा आपने कच्ची सब्जियां, मतलब कहने का मतलब कोई भी हरा चारा खा करके पचा सकता है, कच्ची सब्जियां खा सकता है, लेकिन मनुष्य कच्ची सब्जियों को पचा नहीं सकता। इसलिए हम उसके एंजाइम को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? उसको पकाते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो हमारे उसके एंजाइम में फ़र्क है। जब पशु बीमार होता है तो भयंकर रूप से बीमार होता है, इवन उसका कोई शरीर के अंदर जो है सड़ने लग जाता है, तो कीड़े भी पड़ने लग जाते हैं। मनुष्य के शरीर में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम रेयर केसेस में होता है, जो बहुत बड़ा पापी आदमी होता है, नहीं समझे आप, उसी के ऐसा होता है। तो साहब उन्होंने एक बेहतरीन तरीके का
वास्तु में बहुत ही बेहतरीन तरीके का जो है एक अस्पताल बना रखा उन्होंने नागौर के अंदर। ये सारी बातें अपन करेंगे इन गौशालाओं की, नस्लों की, बीमारियों की, ये सारी हम चर्चा करेंगे पशुधन में। किस में चर्चा करेंगे? क्योंकि आपके सिलेबस जो CET या RS वाला है उसके अंदर पशुधन भी है, और कई लोगों का पशु परिचर का एग्जाम भी होगा, भर रखा होगा पशु परिचर का। नहीं भर रखा क्या आपने? भर रखा होगा कई लोगों ने। कईयों को पता ही नहीं कि भरना है कि नहीं भरना है, क्यों भरें, किस लिए भरें। क्लियर? यस, कोई बात नहीं। यहाँ भी ऐसी बात नहीं है, आसपास भी पशुओं के बहुत सारे अस्पताल हैं, अगर किसी को जाना हो तो मैं भिजवा दूंगा। यहाँ तक हमने बात कर ली थी उत्तरी सह्याद्री तक। अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं दक्षिणी मध्य सह्याद्री। इसके करते हैं मध्य सह्याद्री। ओके, यस, हेडिंग लिखेगा मध्य सह्याद्री। हेडिंग लिखेगा मध्य सह्याद्री। लिखेगा पश्चिमी घाट का यह भाग सोलह डिग्री उत्तरी अक्षांश से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ध्यान दीजिए, तापी नदी घाटी 16 डिग्री अक्षांश, ये कौन सी सह्याद्री हो गई? उत्तरी सह्याद्री, नॉर्थन सह्याद्री। उसके बाद में 16 डिग्री से और ये नीचे तक है, नीचे कन्याकुमारी, और यहाँ पर पड़ती है नीलगिरी। क्या पड़ती है? तो 16 डिग्री से लेकर नीलगिरी तक को माना जाता है मध्य सह्याद्री, और लास्ट वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है ना? लिखिएगा नीलगिरी पर्वतमाला तक, नीलगिरी पर्वतमाला तक। पता नहीं बड़े, चला के देखो, देखो लाइट आ गई है। हाँ तो चलाओ तो फिर। नीलगिरी पर्वतमाला तक, ठीक है ना? यस, लिखिएगा पॉइंट बना के। यह है मध्य सह्याद्री। मुख्यतः कर्नाटक में विस्तृत है। यह कर्नाटक में विस्तृत है। लिख दिया? लिखेगा आंशिक रूप से गोवा में, आंशिक रूप से गोवा में भी स्थित है। आंशिक रूप से गोवा में भी स्थित है। देख लिया? इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, देखिएगा, इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख, इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख। सुन लेना मेरी बात, आज तक जितनी भी मैं चोटियां पढ़ाई हैं वो पूरी की पूरी एक अलग से पन्ने के अंदर लिखेंगे। कहां से शुरू करेंगे? K2 से। कहां से शुरू करेंगे? K2 आई थी, K2 के बाद में याद करिएगा मैंने आपको जो है राकापोसी पढ़ाई थी, याद करो आप, कामेट पढ़ाई थी। उसके बाद में जितनी भी चोटियां ऊपर की तरफ मैंने आपको पढ़ाई थी, सारामाती चोटी हो गई, या आपका अगर मैं बात करूं कंचनजंगा हो गई, माउंट एवरेस्ट, सब। फिर उसके बाद में मैंने दक्षिण भारत के अंदर जितनी भी चोटियां, गुरु शिखर आ गई, गुरु शिखर से लेकर के फिर विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी आ गई, क्या नाम था? गुडविल पीक। ओके, उसके बाद में जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ गई? पंचमढ़ी वाला जो एरिया था आपका, सॉरी, महादेव की पहाड़ियां, जिसके अंदर सबसे ऊंची जो चोटी, जिसका नाम क्या था? बोलो। धूपगढ़। उसके अंदर अमरकंटक। तो ये जितनी भी चोटियां मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, ये सब लिखते जाना, कहाँ पर है, किस पहाड़ियों में, और इसकी ऊंचाई कितनी है। आपको इंगलियों पर रटा हुआ होना चाहिए। समझ गया मेरी बात? यस।
मैं आपको चेक करूंगा सब लोग जो है ये कल करके लाना, ये काम आपका। अच्छा सीईटी का एग्जाम किस किस का है कल? कल किस किस का है? 1 2 ठीक है। परसों किसका है? ठीक। तरसों किसका है? ठीक। 20 से भी तरसों किसका है? 3 ही दिन तो झपेट में लूंगा, अभी वो कह रहा मेरा है। 3 ही दिन तो है, 22 23 और 24, उसका 25 को भी है। वाह। कुद्रेमुख 1894, कई जगह पर 1894 की जगह 92 मिल सकता है, ध्यान रखना। लेकिन हम क्या करेंगे 1894 मीटर। सबसे ऊंची चोटी है किसकी? मध्य सह्याद्री। अच्छा उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी फिर अभी तो लिखवाई, कालसू भाई, राइट। कितनी है? 1646, राइट। चल अब आगे चलते हैं। लिखिएगा कुद्रेमुख क्षेत्र कुद्रेमुख क्षेत्र, नेक्स्ट लाइन, लौह अयस्क के लिए विख्यात है। इस भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित हैं। इस भाग में, नेक्स्ट लाइन है, बाबा बुदन की पहाड़ियां। आपको पूछे कि भाई बाबा बुदन की पहाड़ियां, अगर आपको पश्चिमी घाट के भाग के बारे में पूछे तो आंसर होगा मध्य सह्याद्री, और अगर आपको राज्य पूछ ले तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक। बोलो बात समझ गए आप? बहुत स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं अपन, डायग्राम को समझते हुए। डायग्राम अपन पहले बना चुके हैं, याद करिएगा आप, ठीक है ना। तो बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, कुद्रेमुख है जो लोयस के लिए फेमस है, जो एक चोटी भी है, और बाबा बुदन की पहाड़ियां भी है। और बाबा बुदन की पहाड़ियों में साहब पैदावार की जाती है बहुत बड़े लेवल पर, किसकी? बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित है जो कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी की खेती के लिए भारत, ब्रैकेट में लिखना, भारत का प्रथम कॉफी क्षेत्र। अब तो बहुत जगह पर उगाई जाती है, लेकिन लिखना भारत का प्रथम कॉफी क्षेत्र। डन। पहले बता चुका हूं, हालांकि अब आगे भी आएगा, यहां पर सबसे बेहतरीन प्रकार की कॉफी मिलती है। अच्छा देखिए साहब, चाय और कॉफी, भारत के आदमी को इन दोनों चीजों को पेश किया जाए तो सबसे ज्यादा हाथ किसकी तरफ बढ़ेंगे? चाय के। क्लियर? क्योंकि दूध से ज्यादा शौकीन लोग किसके होते हैं? चाय के होते हैं। रसगुल्ले से ज्यादा शौकीन लोग गुलाब जामुन के होते हैं। नहीं समझा मेरी बात? यस। गाय से ज्यादा शौकीन लोग भैंस के होते हैं। ओ माय गॉड। कॉफी, अगर दोनों चीजों का आपके सामने मैंने किया, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, इन दोनों में से जो आपके शरीर के लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करेगी, जो आपके लिए शरीर को कम नुकसानदेह होगी, आपकी हर समय आने वाली नींद को उड़ाएगी, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाएगी, आपके दिमाग के स्तर को मजबूत करेगी, तो वो क्या चीज़ है? कॉफ़ी। क्योंकि इसमें कैफीन पाया जाता है। क्लियर? चाय वगैरह में निकोटीन वगैरह पाया जाता है। अगर चाय का अत्यधिक सेवन धीरे धीरे हमारे ब्लड सेल्स, हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को धीरे धीरे क्या करता है? कम करता है। एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन जो है वो 12+ होना चाहिए, 12 से ज़्यादा। किसी लड़की में अगर 12 से कम है तो समझ लेना दीदी कुपोषित है। चाहे कितनी मोटी हो, हाँ, अधिक मोटे लोग भी 12 से कम हीमोग्लोबिन वाले होते हैं, वो दिखने में ऐसे होते हैं। क्लियर? यस। तो मेन खेल होता है हीमोग्लोबिन का।
मोस्टली लड़कियों में सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है हीमोग्लोबिन की। इसकी पूर्ति के लिए डॉक्टर इनको 2 प्रकार की गोलियां देता है, एक तो आयरन की गोली और दूसरा फोलिक एसिड। आप ये मत सोचना कि मेरी कोई मेडिकल की दुकान है, मैं बता रहा हूं आपको। आयरन की गोलियां देते हैं या फोलिक एसिड। ओके, तो शरीर में ये एसिड हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है, जबकि इसमें मिलने वाला जो एसिड है, निकोटीन है, वो इसको क्या करने का काम करता है, लगातार सेवन से कम करने का काम करता है। शरीर कमजोर नहीं करता, शरीर तो उतना ही रहेगा, लेकिन हीमोग्लोबिन कम होगा। बार बार यहाँ माथु दुखबो, यहाँ गाढ़ा चक्कर आवो, नहीं समझा मेरी बात। यस, कोई दीदी ऐसे बड़ी है, देखती और बाहर वो पड़ गई, नहीं समझा मेरी बात। 2-3 आदमी उसके ऊपर छींटे दे रहे हैं। ओके, यस। और आजकल गांव में कुछ महिलाओं को मैंने देखा, और अब 12वीं को तो जाड़ा भिज गई, नहीं समझा मेरी बात। यस, 4-5 आदमी लग रहे जाड़े बीजने। अरे शरीर शून्य अवस्था में चला गया कुछ समय के लिए, तो वो मुंह तो बंद होना ही। खेल तो जब खत्म हो जाएगा, जब ये बंद हो जाएगा, नहीं समझना मेरी बात। यस, तब करेंगे लो साहब, उठाओ तब। तो ये जो है कॉफी हमारे, चाय जो है हमारे लिए खराब। कॉफी इंडियंस लोग पीना क्यों कम करते हैं? तो सबसे ज्यादा ये महंगी होती है, किसके मुकाबले? चाय के मुकाबले। इसका प्रोसेस अलग लेवल पर होता है। ऑलरेडी जो कॉफी के बीन्स होते हैं वो ऑलरेडी किसी मशीन के अंदर रोस्ट हुए होते हैं, उनको सिर्फ गर्म पानी में डाला जाता है। किसी को शुगर चाहिए तो जरा सी डाल दी जाती है। लेकिन हमारे क्या किया जाता है, पहले एक भगोनी में दूध उबाला जाता है, फिर उसमें और बार कॉफी डाली जाती है, वो चल रही, नहीं समझा मेरे। और कड़क करने के लिए 2-4 चम्मच और फूंक देते हैं उसके अंदर, फिर और बाढ़ते हैं उसको। लो सब कॉफी ले चू में, नहीं समझा। कॉफी नहीं लेके आई ये दूध, ये कलर करके रही है दूध के अंदर डाल के, नहीं समझा, वो कॉफी नहीं। एक तो इसका प्रोसेस बनाने का अलग सिस्टम। कभी अंग्रेज को देखा ना, कभी भी वो दूध नहीं डालेगा उसके अंदर, क्योंकि उसमें डलता ही नहीं है दूध। दूध डालना मतलब जहर के बराबर है, लेकिन हम लोग वो करके ला। चाय में भी ऐसा नहीं होता, लेकिन इनमें तो दूध बाड़े हुई कोने कोरी लिया ही, नहीं समझा। जबकि पता नहीं कि वो उससे ज्यादा बेहतरीन है, उससे ज्यादा गुणकारी है। होता है ऐसा चाय में, बता रहा हूँ आपको। मैं दूध उसके लिए बना ही नहीं। ये तो इंडियंस ने, उनके पास में पालतू जानवर ज्यादा थे दूध देने वाले, तो उसने दूध डालने का सिस्टम कर दिया कि ठीक है सब ये चीज बन गई। अब जैसे ही मैं आप लोगों से थोड़ा सा पूछता हूं, एक तरफ मेरे हाथ में आम है, एक तरफ मेरे हाथ में नाशपाती। मैं पूछूं आप क्या खाना पसंद करोगे? अरे बढ़ रहने दो, आप सब रहने दो। इस क्लास में अधिकतर लोग क्या खाना पसंद करेंगे? मैं खुद भी मैंगो। ऐसा नहीं कि भारत में पैदावार बहुत ज्यादा होती है, 350 से ज्यादा किस्में पैदा होती है भारत के अंदर आम की। लंगड़ा आम, दशहरी आम, चौसा आम, तोतापुरी आम, नहीं समझा मेरी बात। यस, इस पर अल्फाजो आम, वो कई बार आपने देखा होगा, वो कैटरीना कैफ कई बार गर्मियों के दिनों में ऐड करती है स्लाइस का, नहीं समझा आप। यस, तो वो जो आम होता है वो महाराष्ट्र में उगता, अल्फासो आम। चौसा की लड़ाई हुई थी, और चौसा की लड़ाई के अंदर जो जब जीत गए थे, तो सैनिकों को जो आम खिलाया था, वो जो किस्म खिलाई थी उत्तर प्रदेश के आम जो पैदा होता है, उस आम का नाम ही कर दिया चौसा का आम। एक आदमी ने किस्म बनाई, वो थोड़ा पैर से लचक के चलता था, लंगड़ा था, तो उस किस्म का नाम ही कर दिया लंगड़ा आम। गुजरात वगैरह में मिलने वाले गिर वाले आम, तोतापुरी आम, तो इस प्रकार के कई सारे। तो ये एक्चुअल में आम से ज्यादा जो गुणकारी होती है वो क्या होती है? नाशपाती। इससे 10-20 गुना ज्यादा होती है नाशपाती के अंदर। फ्रूट्स का सेवन हमें ज्यादा करना चाहिए। ज्यादा आदमी मोटा नहीं होता, लेकिन शरीर के अंदर जितने भी मिनरल्स चाहिए वो सब चीजें जाती है फ्रूट्स का। सीजनल फ्रूट्स हमें खाने चाहिए। चाहे और दूसरी चाहे कुरकुरे सल्टा देंगे, नहीं समझा मेरी बात। या कैंटीन में जा रहा है, पेटी जो सल्ट रही है, नहीं समझा मेरी बात। लेकिन उसके बराबर एवज में अगर आप एक फ्रूट खरीद लेते हैं तो उससे ज्यादा आपके शरीर में गुण करता हो। कॉफी इंडिया में इसलिए कम पी जाती है, चाय का सेवन ज्यादा। प्रोडक्शन कॉफी का भी होता है, चाय का, दोनों का होता है। दुनिया में सबसे महंगी कॉफी इंडोनेशिया में मिलती, सबसे महंगी। लुवाक कॉफी का नाम क्या है? मैं बताता हूं महंगी क्यों। बेहतरीन बेस्ट किस्म की कॉफी
भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करने वाला तो ब्राजील। कौन करता है? ब्राजील। और ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, वहां पर। भारत में जो बेहतरीन किस्म की कॉफी, क्योंकि ये जो कॉफी होती है इनके बीज तोड़ करके और मशीन में सुखाए जाते हैं, पेड़ पर नहीं सूखते। हमारे यहाँ पर छायादार उष्णकटिबंधीय इलाका है, तो यहाँ की हीट से, यहाँ की गर्मी से ऑटोमेटिकली जो इसके बीज होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं और फिर मशीनों तक पहुंचाया जाता है। छाया में सूखने वाली होती है। 3 प्रकार की खेती, 3 प्रकार की किस्में हैं, जिसका नाम है, मैंने बताया भी था पहले, अरेबिका, यूरेबिका और रोबस्टा। दुनिया में सबसे बेहतरीन कॉफी मानी जाती है, जिसको क्या दिया गया है? जीआई टैग। कॉफी लुवाक, ये कैसे बनती? 1 लाख रुपए किलो से ऊपर होती। लाइफ में एक बार बाली यहाँ के एक द्वीप पर जाने का मौका मिला था। कॉफी लुवाक, वहाँ के हम लोग वेजिटेशन, वहाँ का प्लांटेशन देखने गए थे। तो वहाँ पर जितनी भी कॉफ़ी किस्में, लगभग 20 प्रकार की, 30 प्रकार की कॉफ़ी आती, पूरी ट्रे में वो लेकर के आते हैं। सब जग रखे होते हैं, खाली कप होते हैं, आपको जो पीनी है पीजिए। उनमें से जब वो गाइड बता रहा था, बोले यहाँ पर सबसे महंगी कॉफ़ी लुवाक। मैं बोला भाई साहब लुवाक के सलटाएंगे नहीं, समझे आप, क्योंकि फ्री में दे रहे थे। और इंडियंस की खासियत होती है, जो चीज़ फोकट में दी जा रही होती है, भरते हैं ना अपन जेब के अंदर, यस, और उसके बाद में फिर हम पेट में भी सलटाते हैं। 2 जेब भर लेते हैं। घर के अंदर कोई चीज़ लेकर के आए, सबको बारी बारी दी जा रही है, तो लेने के बाद में एक कटोरी पहले छुपा के आते हैं बाद के लिए, फिर कहते हैं लो मन तुम्हें ली कोने, बोले तेरे को अभी तो दी थी, कहाँ दी थी, फिर वो लेके आते, सबके सामने खाते हैं और सब सलट जाती, फिर वो कटोरी लेकर के आते हैं, बोले देख बड़ा हो आइसक्रीम छी मार कर। नहीं समझा भैया, इंडियंस की खासियत। तो यहाँ भी हमने हमारा दिमाग दिखाया कि भाई साहब महंगी वाली पियेंगे अगर पॉकेट में मिल रही है तो। पी हम सब ने, और पीने के बाद में जब इसका प्रोसेस उस गाइड ने बताया कि ऑल डन, मैं कहा यस डन, पी ली सब। कैसी लगी? ठीक है। मैं कहा इतना ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट नहीं लगा। फिर उसने बताया कि इसका प्रोसेस सुन लीजिए कैसे बनती। मैं बताइए क्या होता है साहब? कॉफ़ी का जो पेड़ होता है उसको कोका का पेड़ बोलते हैं। किसका पेड़ बोलते हैं? कोका। इस कोका के पेड़ पर जो बीज होते हैं, एक नेवले के जैसा जानवर होता है, गिलहरी के जैसा जानवर, वो पेड़ के ऊपर या नीचे जो होते हैं बीज, उनको खाता है। खाने के बाद में सुबह जो कार्यक्रम सेट करता है, वो नहीं समझा मेरी बात, यस, जगह जगह कर देता है, इधर उधर इधर उधर, उसको वो लोग उठाते हैं, क्योंकि उसके पेट के अंदर फर्टिलाइज होती है। बीज टूटते नहीं है, क्योंकि पैर उसके दांतों से चबाता नहीं है, वो पेट में फर्टिलाइज होते हैं। और जब वो कार्यक्रम जहां भी सेट करता है अलग अलग जगह पर, नहीं समझा मेरी बात, उसको लेके आते हैं, उठा करके उसको साफ करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रोस्ट करते हैं, और करने के बाद में पीस करके कॉफी लुवाक आपके सामने पेश है। नहीं समझा? क्योंकि उस जानवर का नाम है, वो एक जानवर है लुवाक। आप गूगल करना, आप ऊपर अपने उसके ऊपर लिख ही लीजिएगा, कॉपी के ऊपर, जो आप कॉपी के ऊपर कहीं जगह हो तो लिखना लुवाक कॉफी। आप लोगों के पास में फोन है क्या? जिनके पास है वो निकालो, गूगल खोलो एक बार। नहीं, तुम लोग कई बार ऐसे सोचते होंगे कि यार ये आदमी फांप बहुत फेंकता है। नहीं समझा मेरी बात? मैं फांप नहीं देता, नीचो निकालो, ठीक है, और उस पर डालो LUWAK और COOFI, COFFEE, कॉफी डालो। इमेज में जाओ, अब जानवर दिखाई दे रहा है आपको? यस। उसके कुछ कार्यक्रम आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं क्या? यस, बगल के अंदर, बस 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 वही दिख गया क्या? हाँ, लुवाक कॉफी दिख गया क्या आपको? नेवले के जैसा जानवर। बस 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 साहब, ये दुनिया की सबसे महंगी कॉफी, ठीक है, यस। बाली का दिखाई दिया क्या? दिखाई दे गया? यस। ऐसे बनती है कॉफी। तो मैंने मेरे मन में सोचा यार ऐसा कार्यक्रम तो मेरे राजस्थान में भी मैं कर सकता हूँ। बोले कैसे? हमारे यहाँ पर बहुत छेड़िया लल्डिया डोलती है, नहीं समझा मेरी बात, बकरी यार भेड़े वो खाएंगी, सुबह कार्यक्रम सेट करेंगे, नहीं समझा। तो आजकल फिर वो क्या करते हैं, कई लोग आजकल देखा कॉफी गर्म करके नहीं, आजकल एक नया जमाना चला है, आजकल
छोरे छापरी केपे में लेती कोल्ड कॉफी की मां जाऊंगा हाल भाई साहब, देखा आपने? यस, कोल्ड कॉफी भाई साहब, आइसक्रीम फुल ठोक देना, एक्स्ट्रा चोको चिप्स उसके अंदर तैरती रहती है बकरी के मिंगड़ से, हमने देखे होंगे यार, वो लगते हैं हम, वो आजकल कोल्ड कॉफी, तो ये थोड़ा ज्यादा चल रहा है आजकल। कोरोना के समय चला था वो कॉफी को ज्यादा घुमा करके डेलगोना कॉफी, नहीं समझा मेरे पास, बहुत सारी कॉफी से बहुत सारी और भी चॉकलेट्स वगैरह भी उनके उसमें भी काम में ली जाती। चॉकलेट अलग चीज से बनाई जाती है, ध्यान रखना, वो अलग है, चॉकलेट का जो है वो अलग, कोका वो अलग आता है, ये अलग से बनाई जाती है, कॉफी बीन्स अलग होते हैं, वो कोका के बीज होते हैं, ठीक है ना? यस, वो पेड़ कोका का होता है, लेकिन कॉफी का पेड़ जो चॉकलेट का पेड़ है वो अलग होता है, वो पूरे बीन्स होते हैं, उनको भी जो है पूरी एक चॉकलेट बनाई जाती है, फिर उसमें शुगर सिरप मिलाया जाता है, फिर चॉकलेट अलग अलग कंपनियों को बेची जाती है, फिर वो अपने हिसाब से डालते हैं। यस, चॉकलेट सिर्फ एक ही किस्म की होती है, ठीक है ना? यस, जिसमें चीनी कम कर दी तो वो डार्क कर दिया, किसी में ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दी तो नट वाली कर दी, तो ऐसे, तो वो चॉकलेट होती है। कॉफी कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है। हमारे यहाँ पर जो कॉफी है वो किन की पहाड़ियों में पैदा होती है? बाबा बुदन की पहाड़ी, और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? क्या पैदा होती है? कॉफी। एक जगह और है यहाँ पर कुद्रेमुख, क्या पैदावार होती है? लोयस। लोयस के सबसे ज्यादा भंडार बड़े रूप जो यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन मैं खनिज पढ़ाऊंगा जब आपको बताऊंगा कि भारत में सबसे बेहतरीन लोयस कहाँ से निकाला जाता है, आयरन ओरे, तो वो निकाला जाता है ओडिशा से। कहाँ से निकाला जाता है? इतना बेहतरीन किस्म का ओडिशा में लोयस निकलता है कि जापान जो देश है वो अपने जितने भी इक्विपमेंट और भारी मशीनरी को बनाने के लिए भारत का लोहा खरीदता है। कहां से? जापान से। आज भी एक्सपोर्ट होता है, ओडिशा से खरीदता है जापान, आज भी एक्सपोर्ट होता है। इवन अब तो खैर हम इतने संपन्न हो गए, भारत में मिलावट की चीजें बहुत चलती हैं, हर चीज में पहले मिलावट, फिर बाद में देखेंगे। कोई चीज 10 रुपए की खरीदी और उससे कोई चीज बना रहे हैं, तो ये 10 रुपए की चीज से कैसे 50 रुपए बनाए, तो भारत का आदमी उसमें मिलावट करता है। आज ये जितनी भी बीमारियां, जो लोग नशा नहीं करते, जो लोग किसी प्रकार का तंबाकू का सेवन नहीं करते, उनको भी कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, जिसका कारण हमारा गलत खान पान, बाहर का खाना, ये सबसे ज्यादा चीजें होना, क्योंकि उनमें मिलावट ज्यादा है। घर की बनी हुई चीज हमारे सामने बनती है, हम बहुत स्वच्छता से बनाते हैं। भाई ये हॉस्पिटल के अंदर जो सिलेंडर होता है ना, ऑक्सीजन के सिलेंडर, ये भारत में नहीं बनते थे। ट्यूब होती थी, ये बड़ी बड़ी ट्यूब भारत में नहीं बनती थी। ये ट्यूब 2 देशों में बनती थी, जापान और कोरिया। उसके बाद में इसमें बड़े लेवल से कूदा चीन, चाइना बहुत बड़े लेवल पर बनती है, क्योंकि ये लोग जब बनाते हैं तो बहुत प्योरिटी से बनाते हैं। पता चले कि जिस आदमी को बचाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा रखा है, भारत में बन गया, मिलावट थी, और पता चले वो सिलेंडर ही फट गया। एक आदमी को बचाने के पीछे 250 लोगों को सल्टा दिया उसने अकेले, नहीं समझा मेरी बात? तो इसलिए सिलेंडर यहाँ पे नहीं बनता। तो सिलेंडर कोरिया, जापान, यहाँ से एक्सपोर्ट आज भी किया जाता है। यहाँ से हम लोग भारत के अंदर इंपोर्ट करते हैं। जापान बना के देता है भारत को ट्यूब और भी बहुत सारी चीजों की, लेकिन भारत के पास में अब इतने सारी, पहले ऑक्सीजन की कमी होती थी, दूसरे देशों से ऑक्सीजन मंगाई जाती थी, और अब ये कर दिया गया कोरोना के बाद में, क्योंकि कोरोना के अंदर, कोविड के अंदर सबसे ज्यादा इस बीमारी में जिस अंग को क्षति पहुंचती थी, वो पहुंचते थे फेफड़े, लंग्स, सांस लेने की तकलीफ। तो इसलिए ऑक्सीजन लगाना नीड हो गया था, और ऑक्सीजन को दूसरे प्लांटों से लेकर के आते थे हॉस्पिटलों के अंदर। अब कर दिया गया कि जहां पर भी 20 से ज्यादा बेड होंगे एक हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर कितने मरीजों को सुलाने की क्षमता 20 से ज्यादा, वो उसका खुद का ऑक्सीजन का क्या होगा? प्लांट होगा। वो खुद ऑक्सीजन बनाएंगे वो लोग, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, तो भारी मशीनरियों से जाहिर सी बात है ऑक्सीजनों को हम उपयोग कर सकते हैं, तो वो किया जाता है। तो इसलिए अब भारत में ऑक्सीजन की क्या बड़ी महामारी के अंदर कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। अब बड़े लेवल पर भारत में पोलियो की, बच्चे पोलियोग्रस्त पैदा होते थे, सभी बच्चों को जो है पोलियो की बूंद पिलाई गई, और बड़े स्तर पर आपने बचपन में खूब देखी होगी, आपको ड्रॉप कर करके पिलाते थे, हर महीने चलता था कार्यक्रम, बहुत कड़वी सी होती, 2 बूंद ही डालते थे आपके। वो आजकल पोलियो पिलाने वाले बहुत कम दिखते होंगे आपको, क्योंकि WHO ने वर्ष 2014 के अंदर भारत को पोलियो से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। अब जिस बीमारी पर काम चल रहा है वो बीमारी है टीबी, टर्बुलोसिस, क्योंकि टीबी की बीमारी दवाइयों से, इनसे बहुत कम, लेकिन अब आजकल इस प्रकार के चीजें बना दी गई है, दवाइयां वगैरह की, इससे भी जो है विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है, तो इससे भी बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से।
तो बस बात मैं यही कहना चाह रहा था कि चाय से ज़्यादा आप लोग जो है कॉफ़ी की तरफ बढ़े। कॉफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होती है हमारे शरीर के लिए। कई लोग जो जिम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो वो लोग एक्सरसाइज करने से पहले आपको पता है गर्म पानी में क्या डाल के, कॉफ़ी डाल के, एज ए एनर्जी बूस्टर काम करता है, एनर्जी बूस्टर। आप पढ़ते पढ़ते गर्म पानी के अंदर जो है, जब पढ़े आप और आपको थोड़ा सा हेडेक सा हो, ये चीज़ हो, तो आप कॉफ़ी की क्या 1 चम्मच आप गर्म पानी में, दूध वगैरह ये नहीं डालनी, चीनी नहीं डालनी। शुगर शरीर में सबसे ज़्यादा खराबी करता है साहब। शुगर हमें सबसे कम लेना चाहिए। कई दीदियाँ किसी भी शादी में जाएंगी, यहाँ तक रसगुल्ले सल्टा लेंगी, नहीं समझा मेरी बात, ये ऐसा नहीं करना। या चाय के अंदर जब तक घर के अंदर 5-7 मुट्ठे उस चीनी के नहीं डाल देंगे तब तक नहीं, चीनी बिल्कुल नहीं, शुगर बिल्कुल लेना शरीर के अंदर, बहुत कम मात्रा में। तो ये कॉफ़ी बाबा बुदन की पहाड़ियों में पैदा होती है। भारत में सबसे पहले कृषि जो है वो कॉफ़ी की कहाँ पर की गई? बाबा बुदन की पहाड़ी। बोलो बात समझ गए? बस इसमें इतनी सी बात। नेक्स्ट लिखिएगा दक्षिणी सह्याद्री। केरल व तमिलनाडु, केरल व तमिलनाडु, लिखिएगा। यहां 3 प्रमुख पहाड़ियां सम्मिलित हैं। यहां 3 प्रमुख पहाड़ियां सम्मिलित हैं। यह नीलगिरी से कन्याकुमारी तक, नीलगिरी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। मैंने बोला कि यहां पर कितनी पहाड़ियां? 3। एक तो है साहब अन्नामलाई की पहाड़ियां, एक है कार्डमम की पहाड़ियां। कार्डमम बोलते, कार्डमम इंग्लिश में नाम है किसका? इलायची का, तो इसको बोलते हैं इलायची की पहाड़ियां। और नंबर 3 पर है पालानी की पहाड़ियां। इसमें एक सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई के अंदर, अन्नामुडी, अनाईमुडी, सबसे ऊंची चोटी। लिखते हैं, लिखेगा अन्नामलाई की पहाड़ियां। नंबर 1 अन्नामलाई की पहाड़ियां, लिखिए साहब। इन पहाड़ियों में दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी, अन्नाईमुडी, सार्थक नाम आपका, परफेक्ट, इजी हो गया ना तेरा काम अब। अनाईमुडी ब्रैकेट में करना 2695 मीटर, 2695 मीटर स्थित है। जो पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी, जो पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट लिखिएगा
कार्डमम की पहाड़ियां, नंबर 2 इलायची की पहाड़ियां, कार्डमम या इलायची की क्या लिखना आपको, पहाड़ियां। लिखिए साहब, इस पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अगस्तमलाई, अगस्तमलाई 1868 मीटर है। 1868 18868 मीटर है। यह एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। यह एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। लिख लिया। इन पहाड़ियों में गरम मसालों, मसाला वो नहीं दाने दाने में केसर का दम, इन पहाड़ियों में गरम मसालों की खेती मुख्यतः इलायची की खेती, इलायची की खेती सर्वाधिक होती है। इलायची की खेती सर्वाधिक होती है। राइट। तो भाई एक और बच गया अभी, पालानी की पहाड़ियां। लिखो पालानी की पहाड़ियां, पालानी लिखेगा। इन पहाड़ियों में तमिलनाडु का एक पर्वतीय स्थल तमिलनाडु का एक पर्वतीय स्थल कोडाईकनाल चोटी, कोडाईकनाल चोटी ब्रैकेट में करना 2133 मीटर, 2133। ठीक है, यस, स्थित है। ओके साहब, 3 पहाड़ियां हो गई आपके सामने। एक अन्नामलाई जिसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी, जो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची क्या है, सॉरी पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची क्या है, चोटी। फिर आता है नंबर 2 पर कार्डमम की पहाड़ियां, या दूसरा नाम इलायची। इलायची को इंग्लिश में बोलते हैं कार्डमम। ओके, और जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है, अगस्तमलाई। ओके, अन्नामलाई की अनाईमुडी, कार्डमम की अगस्तमलाई, और पालानी की जो पहाड़ियां हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी है कोडाईकनाल। बोलो बात समझ गए क्या? यस, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, वाह अभी तो लिखा था, कुद्रेमुख, दद्रेमुख नहीं है, कुद्रेमुख। ओके यस, तू बादाम लेके आधा किलो और घर पर डेली भिगो के खाया कर, ठीक है, सुबह सुबह। मैं एक जने को बोला बादाम लेके आना, बोला साहब ले आया बादाम, तो मैं डेली खा रहा है क्या, बोला साहब ले तो आया लेकिन रोजाना, मतलब इतना भुलक्कड़ आदमी हूँ कि मैं रोजाना भिगाना भूल जाता हूँ। नहीं समझा मेरी बात? ऐसे कई बार ऐसा भी हो जाता है, इतना भी आदमी कमजोर हो जाता दिमाग से, कोई बात नहीं।
देखो साहब, अक्कल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर नहीं, बचीड़ खाने से आती है, ध्यान रखना है। ठोकर बहुत नॉर्मल शब्द है, राजस्थानी आदमी के बचीड़ पड़ती है, ओ लगी बचीड़, नहीं समझा मेरी बात ये। तो भाई साहब अन्नामलाई, कार्डमम और पालानी की पहाड़ियां 3 याद रखना। ओके, इतना ही नहीं है, इनके अंदर 2 दर्रे भी। दर्रों को याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने आपको, दक्षिण भारत के दर्रों की। मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग गांव जाते हैं तो सबसे पहले उठने के बाद में थाल भर के खाते हैं, फिर हमारी क्या होती है, भोर। फिर एक बार और खाना वाना, भोर खाने के बाद में एक बार और सल्टा लेते हैं, फिर सोते हैं। पाल पाल बिछा के क्या करते हैं, सोना, यानी कि क्या हो गया, सोना मोना वो नहीं है, सोना, शयन करना। उसके बाद में सैन कोटा। तो 2 दर्रे हो गए हमारे पास में, और पाल घाट और सैन कोटा, जो कि किसमें है, दक्षिणी सह्याद्री। लिखेगा पॉइंट बना के अलग से। दक्षिणी सह्याद्री में 2 प्रमुख दर्रे स्थित हैं, 2 प्रमुख दर्रे स्थित है। नंबर 1 पाल घाट, क्या नाम है, पाल घाट। लिख लिया, लिखिएगा। यह नीलगिरी से अन्नामलाई के मध्य, नीलगिरी से अन्नामलाई के मध्य नीलगिरी से किसके मध्य, अन्नामलाई। कोच्चि केरल से कोयंबटूर कहां पड़ता है, को जोड़ता है। और यहां से भाई साहब एक एनएच गुजरता है पाल घाट से, और एनएच का नाम है NH 47, NH 47, NH 47। लिख लिया। देखो साहब, नीचे आपको थोड़ी सी जगह खाली दिखती है, ठीक है ना, हालांकि यहाँ नहीं है ये दर्रा, ये दर्रा एक्चुअल में यहाँ पड़ता है। ओके, यस, नीलगिरी से किसके बीच में, अन्नामलाई के बीच, ठीक है। जब मैंने बताया था कि भारत में मानसूनी पवनें आती हैं साहब, कौन सी पवनें आती हैं, तो जब मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट के यहाँ टकराती हैं तो इस दर्रे से होकर ये मानसून इधर भी बरसता है, यानी तमिलनाडु में भी हल्की क्या करता है, बारिश। पॉइंट बना के लिखना, इस दर्रे से होकर मानसूनी हवाएं तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। इस दर्रे से होकर मानसूनी हवाएं तमिलनाडु में वर्षा, बारिश करती है। लिख लिया, यस। तो भाई ये दर्रा NH 47 कोच्चि केरल से किसको जोड़ता है, कोयंबटूर को। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा सैन कोटा। लिखिएगा साहब सैन कोटा दर्रा, और पॉइंट बना के लिखना इसके अंदर, यह अन्नामलाई व इलायची पहाड़ियों के मध्य है। अन्नामलाई व इलायची पहाड़ियों के मध्य है। किसके मध्य है, बोलो। आपको पहाड़ियां भी पूछ सकता है,
लिख लिया आपने, यस, ठीक। ये दर्रा भी साहब केरल से किसके बीच है, तमिलनाडु के बीच, ओके, यस। केरल में जैसे कि यह आपने देखा पालघाट, ये जगह का नाम है कोच्चि, लिखेगा। यह दर्रा तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम कहां पड़ता है, केरल से मदुरई, मदुरई, और मदुरई पड़ता है साहब तमिलनाडु को जोड़ता है। यह दर्रा तिरुवनंतपुरम केरल से मदुरई तमिलनाडु को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है, ओके। और साहब NH49 यहां से गुजरता है, NH49 यहां से क्या होता है, गुजरता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत के अंदर टोटल दर्रे कितने पढ़ा दिए, 4, ठीक है ना। सबसे पहले थार, उसके बाद में भौर, फिर उसके बाद में पाल, फिर उसके बाद में सेन। समझ गया मेरी बात, ये क्रम लिखाया मैंने आपको। सबसे पहला मैंने आपको जो पढ़ाया था थाल घाट, इससे कौन सा NH गुजरता है, NH बोलो 3, कहां से कहां तक, मुंबई से, फिर उसके बाद में NH4 किस पे से, मुंबई से पुणे, कौन सा दर्रा, भोरघाट। अब पढ़ाया पालघाट, NH47 कोच्चि केरल से कोयम्बटूर तमिलनाडु। फिर पढ़ाया सैनकोटा, NH49 यानी कि कहाँ से, तिरुवनंतपुरम केरल से मदुरई तमिलनाडु। ये पश्चिमी घाट खत्म होता है आपका। लेकिन एक लास्ट बात तो लिख लेना, इस दर्रे से होकर भी मानसूनी हवाएं, मानसूनी पवनें प्रवेश करती हैं तथा तमिलनाडु में, किसमें, तमिलनाडु में थोड़ी वर्षा करती है, तमिलनाडु में थोड़ी वर्षा करती है। लिख लिया, गुड। इसी के साथ पश्चिमी घाट समाप्त होता है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट से थोड़ा इधर बढ़ते हैं, नीलगिरी, कौन सा आता है, नीलगिरी, लिखिएगा साहब, नीलगिरी। बढ़ाओ,
3 खेती कल्याण, गरम मसाले, चाय और कॉफ़ी। सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, और डोडा बेटा की हाइट है एलिवेशन 2636 मीटर, राइट। भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र, इसके एक तरफ पश्चिमी घाट पड़ता है, इसके एक तरफ पूर्वी घाट पड़ता है। टोडा जनजाति पाई जाती है, जो यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है, भैंस पालन के लिए। और चाय की रोपण कृषि की जाती है, पौधों को रोप करके। ओके, बाकी बातें करेंगे